आइडियाज़ ऑफ इंडिया के एबीपी नेटवर्क की इस समिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव और बहुत ही तीन खास चेहरे इस समय आप इस मंच पर देख रहे हैं और यकीन मानिए ये अपने काम के क्षेत्र में दिग्गज हैं। ये ऐसे कहानियों को, भारतीय संस्कृति को अपने कैमरे की नज़र से पर्दे पर उकेरते हैं कि उस कम से कम 2 घंटे हम अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और पहला एक कॉमन क्वेश्चन मेरा तीनों डायरेक्टर्स से। नागेश कुकनूर, लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो धनक है। आनंद एल राय आप जानते ही हैं, तनु वेट्स मनु, रांझड़ा, अतरंगी रे, मतलब क्रॉस कल्चर समन्वयन जो है पर्दे पर, वो मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई नहीं उकेर पाता है। कबीर खान एक अलग ही तरीके की फिल्में बनाते हैं, इंटरनेशनल नक्शे पर भारत को बहुत शानदार तरीके से उकेरते हैं। चाहे 83 हमने खेलों की आपकी फिल्म देखी हो, काबुल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क, टाइगर, बजरंगी भाईजान, बस एक ही शिकायत है कि सलमान आपके फेवरेट हैं। तो चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। कबीर आपसे मैं शुरू करूंगी, और क्योंकि आइडियाज़ ऑफ इंडिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप जो फिल्में बनाते हैं, फिल्में समाज का आईना है या समाज फिल्मों का आईना है? समाज फिल्में देखकर बन रहा है या आप समाज से कहानियां उठाकर फिल्में बना रहे हैं? नहीं, इसमें तो बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है। हम समाज से ही कहानियाँ उठाते हैं, और इनफैक्ट कभी कभी हमें सवाल भी पूछा जाता है कि आप बॉलीवुड वाले ऐसे, तो वो मेरे को अजीब लगता है, क्योंकि बॉलीवुड एक क्लब एक्चुअली है नहीं। हम इस समाज का ही हिस्सा हैं, और जैसे समाज में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग नज़रियों के साथ, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ, हम भी बहुत ही अलग अलग नज़रिए के साथ फिल्म मेकर्स हैं। इसलिए कभी कभी जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि बॉलीवुड का क्या इस पे पर्सपेक्टिव है, मेरे को वो बहुत गलत लगता है, क्योंकि बॉलीवुड एक नज़रिया नहीं है, हज़ारों नज़रिए हैं। तो मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं समाज से कहानियाँ उठाता हूँ जो हमें दिखाई देता है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रहा हूँ, तो मैं रियलिटी से उठाना मुझे बहुत रियलिटी से कहानियाँ उठाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आनंद एल राय, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर आज का सिनेमा खड़ा हो रहा है जो कहा जाता था एक टैबू होता था। हम अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, अपने माता पिता के सामने उन मुद्दों पर बात भी नहीं कर पाते थे। तो क्या आज का सिनेमा, आज का बॉलीवुड एक कल्चरल टोन सेट कर रहा है, एक वो उदाहरण, एक वो नज़ीर पेश कर रहा है कि अब समाज को बदलना पड़ेगा, अब उन बंधनों से बाहर निकलना पड़ेगा? जैसे अभी हमने कबीर ने बोला कि हम समाज से ही कुछ लेते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब जब एक कहानी का चुनाव होता है कि अब मैं अगली कहानी कौन सी बनाऊँगा, मेरे लिए समाज के साथ ये जो आने वाली जनरेशन है, ये भी मुझे बहुत ताकत देती है एक कहानी चुनने के लिए। अगर हम किसी टैबू टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और अगर मुझ में इतनी हिम्मत आ रही है कि उसको मैं एक कहानी के ज़रिए सुना सकूं, तो शायद वो ताकत मुझे ये आने वाली जनरेशन देती है, और उसकी क्लैरिटी देती है, और उसका एक प्रोग्रेसिव अप्रोच देती है कि मैं वो कहानी अब जो आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले नहीं सुना सकता था अपने देश में, अब मेरे पास वो ऑडियंस है जिसको मैं ये कहानी सुना सकता हूँ, और हम अपने देश को एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरह देख सकते हैं। ठीक है, नागेश, आप बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं, चाहे मैं हैदराबाद ब्लूज़ की बात करूं, इकबाल की बात करूं, अभी धनक आपकी हालांकि है, आप OTT पे भी बहुत काम कर चुके हैं। अगर मैं 10 साल पहले के सिनेमा और अगर आज के सिनेमा की बात करूं, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं और कितना मुश्किल हो गया है आज के दौर में फिल्म बनाना? Actually, in today's times, it's become much easier to make films because काफ़ी सारे avenues है to get it across to the audience. Thankfully, because of the OTTs, we're not scared of telling stories. मैंने हमेशा ऐसे फिल्में बनाई which made sense to me. I've not much cared about eventually how it'll reach an audience. So I haven't actively paid attention to the business of cinema, which is unfortunately very essential. So for me, the OTT was just a blessing, because now there are really no answers, and there are some numbers that the OTT feeds back to you. Take it or leave it. But it is said that Nagesh is the only director who thinks in English only. So how difficult it is for you to convince a Hindi viewer and to make a Hindi film?
You know, I won't give you something as cliched as cinema is a visual medium or some BS like that. I think in English, but eventually everything that I do and say is in Hindi because I work with dialogue writers, and it's not that I can't speak Hindi, but there's a difference. I think in English, that's the only difference. And after that, anyways, we are lying for a living, so how difficult is it to lie to the public? आनंद एल राय, आप जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, एक तो आपने हिंदुस्तान भर के माता पिता को ये कन्विंस कर दिया है कि इंटरकास्ट शादियों से बेहतर, इंटरकास्ट रिलेशन से ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है आने वाले समय में। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम विदेशी सिनेमा देखते हैं तो एक से एक प्रयोग वहाँ पर होते हैं। हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें लगता है अच्छा ये भी हो सकता है, फिक्शन पे बहुत बनती है, लेकिन जब वही प्रयोग भारतीय सिनेमा में आनंद एल राय ज़ीरो के ज़रिए करते हैं तो वो प्रयोग असफल हो जाता है। तो क्या ये फिल्म मेकिंग की प्रॉब्लम है या ये ऑडियंस एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं इस तरह की फिल्मों में? नहीं, वो ऑडियंस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वो डेफिनेटली एक फिल्म मेकर की प्रॉब्लम है, और मैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा। वो इतना कर लेना अपने साथ कि मैं आगे बढ़ के एक नई कहानी को छू सकूं, और उसकी असफलता की वजह उसका क्राफ्ट हो सकता है, उसकी लिखाई हो सकती है, उसका डायरेक्टर हो सकता है, ऑडियंस नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये कहानी ठीक तरीके से सुनाई जाती तो ऑडियंस उसको दोनों हाथों से उठा लेती। पर हाँ, उसमें चूकना मैं एक तरह का एक कदम, एक स्टेप अहेड मानूंगा कि मैं इस बार चूका हूँ, शायद अगली बार नहीं चूकूं और एक इससे बेहतर कहानी मैं सामने ला सकूं। सो फिल्म मेकर की फिल्म ना चलना उसकी हार नहीं होती है, उसका एक कदम और आगे की तरफ का होता है। कबीर खान, विन डीजल कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अगर वो आसमान से तारे तोड़ते हुए भी दिखा दे उनका डायरेक्टर तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे हीरो की बात आती है या हमारे सिनेमा की बात आती है तो मोर रियलिस्टिक इमेज के साथ हीरो की को मांगा जाता है। और आज के दौर में फिल्में भी वैसी ही हिट हो रही हैं जिसमें बहुत रियलिस्टिक सिनेमा है। तो ये गैप कब तक भर पाएगा बॉलीवुड और हॉलीवुड का? नहीं, आई थिंक वो देखिए, कहानियाँ जो है ना, उसमें आप कितना भी फैंटेसी डाल दें या आप रियल डाल दें, असल में कहानी सुनाने का तरीका जो है वो ऑडियंस को पकड़ता है। तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से ले सकते हैं हम फैंटेसी बना रहे हैं तो ये चलेगी या नहीं चलेगी। अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो ही चलेगा, चाहे वो फुल्ली फैंटेसी हो या बिल्कुल ही रूटेड इन रियलिटी हो। कभी कभी रूटेड इन रियलिटी फिल्में ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही आप उसकी स्टोरी टेलिंग ऐसी होती है कि ऑडियंसेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती या कनेक्ट नहीं कर सकते, और एब्सोल्युटली फैंटास्टिकल कॉन्सेप्ट्स की स्टोरी टेलिंग आपको इमीडिएटली पकड़ लेती है। सो आई डोंट रियली लुक एट इट एज अ गैप बिटवीन हॉलीवुड एंड आवर इंडस्ट्री। हाँ, एक जो फैंटास्टिकल फिल्म्स और कॉन्सेप्ट्स बनाने में एक जो एलिमेंट लगता है वो है बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि उसमें VFX और सब कुछ के लिए जो एक बजट चाहिए होता है, वो बजट्स अभी तक हमारे पास है नहीं। And there are very rare cases, and I want to specifically mention Anand's film, which I think was one of the best VFX executed films I've ever seen. मतलब Zero में जो VFX है, it's at par with anywhere in the world. So I think I don't think it's a gap between the two industries. I think these kind of cinemas, this kind of two different ideas will always coexist. ठीक है, अब मुझे लगता है इस हॉल में जितने भी दर्शक मौजूद हैं, कोई भी एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने कबीर खान की फिल्में ना देखी हों। और कबीर खान की फिल्मों की एक खासियत है कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से उस इंसानी इमोशन को उकेरते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है तिरंगा, राष्ट्रवाद और देश के लिए प्यार, देश प्रेम। क्या कबीर खान ने ये फॉर्मूला समझ लिया है कि इतने ग्राम राष्ट्रवाद डालो, इतने ग्राम देश प्रेम डालो तो फॉर्मूला हिट, मूवी हिट? देखिए, जो भी मैं फिल्म बनाता हूँ मेरी पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन है, और हर एक फिल्म मेकर का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा, हम कभी कभी तिरंगा दिखाते हैं, लेकिन आजकल
एक थोड़ा सा फ़र्क भी आ गया, पेट्रियाटिज़म और नेशनलिज्म में एक फ़र्क आ गया है, जो 83 में मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि नेशनलिज्म के लिए कभी कभी एक काउंटर पॉइंट चाहिए होता है, एक विलन चाहिए होता है। पेट्रियाटिज्म के लिए आपको नहीं चाहिए होता। पेट्रियाटिज्म इज़ प्योर लव फॉर योर कंट्री, उसके लिए कोई एक काउंटर पॉइंट नहीं चाहिए आपको। और इस बार मेरी यही कोशिश थी कि मैं वो दिखाऊं, क्योंकि जिस दौरान हमने 83 देखा, मैं स्कूल में था, उस टाइम पे जिस तरीके से हम एक्सप्रेस करते थे अपनी पेट्रियाटिज्म, वही मेरे अंदर से निकली और वही मैंने 83 में डालने की कोशिश करी। तो फॉर्मूला नहीं है, कुछ ऐसी फिल्में हैं मेरी जिसमें मैंने बहुत सारे तिरंगे दिखाए हैं, वो नहीं चले, और कुछ हैं जिसमें कम दिखाए हैं, वो भी बहुत चली है। तो मतलब ग्राम का आइडिया आपको है कि कितने ग्राम डाला जाए तो वो फॉर्मूला हिट है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पिक्चरों को देखकर, आपकी फिल्म्स को देखकर ये साफ हो जाता है कि जो इंसानी इमोशन है वो हर देश का एक सा है। ये तो सरकारें हैं जो आपस में लड़ा रही हैं, लेकिन जब ऐसी कोई फिल्म आप रिलीज़ करते हैं, आप कहते हैं कि मैं अपने इमोशंस उस पिक्चर में डालता हूँ, और आपसे ये कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, तुझे तो पाकिस्तान बड़ा पसंद है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो कबीर खान का मन कितना उद्वेलित होता है? क्या लगता है, क्या सोचते हैं उस समय आप? अनफॉर्चुनेटली वो एक रियलिटी है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग, आई थिंक एक छूट भी मिल गई है, कुछ भी बोल सकते हैं। 10 साल पहले अगर वही चीज़ वो बोलना चाहते हैं, आपसे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि आई थिंक आमने सामने एक थोड़ी सी शर्म आ जाती है, एक थोड़ा सा एक लिहाज होता है। सोशल मीडिया पे वो लिहाज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आप गाली दे सकते हैं, आप जो मर्जी बोलना चाहिए, बिकॉज आपकी शक्ल तो है नहीं, एक अंडा बना हुआ है वहाँ, और नाम आपका XYZ 1 2 3 है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनिंग टू योर, तो आप मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं, लेकिन यू नॉट रेडी टू ओन योर वर्ड्स। तो हाँ, बुरा तो लगता है, बट आई थिंक इट्स अ रियलिटी वी आर लिविंग इन। आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन कि सोशल मीडिया का जो टॉक्सिसिटी है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो उसके पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया है। क्या मन में ये भी आता है कि अब की बार देखना अगली फिल्म में और ज़्यादा दिखाऊंगा? नहीं, ऐसा देखिए, मैं लड़ने तो निकला नहीं हूँ, मैं तो कहानियाँ सुनाने निकला हूँ। और आजकल आई थिंक क्योंकि मेरा नाम खान भी है, तो थोड़ा वो गो टू पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है। लेकिन एक बार ही गया भी था पाकिस्तान, तो वहाँ लश्कर वालों ने बोला गो बैक टू इंडिया, तो पता नहीं मैं बिल्कुल ही ना इधर का रहा ना उधर का। बट आई थिंक आप अगर कहानियाँ सुनाएंगे जो इमोशंस को इवोक करती हैं, तो हर किस्म के इमोशंस आपकी तरफ फेंके जाएंगे, एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मतलब ये आपके साथ भी हुआ है? माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। आनंद मिल रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। हम आपकी जो कहानियाँ हैं, मैं आपसे मतलब मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ। आपकी जो कहानियाँ हैं, अब वो गली मोहल्लों, छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों, चाय की दुकान, यहाँ तक पहुँच गई है। आपके किरदार, आपकी स्टोरी लाइन सब छोटे शहरों तक पहुँच चुकी है। लेकिन जब स्टार चुनने की बारी आती है, जब हीरो हीरोइन चुनने की बारी आती है, तो सिर्फ स्टार्स का आंगन ही आप लोगों को दिखता है, वहीं से आपको स्टार कास्ट मिलती है? मैं पूरे बॉलीवुड की तरफ से जवाब चाहती हूँ, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए बड़ा मुश्किल भरा दौर है ये। इसका एक काउंटर सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिनको हम चुन रहे हैं स्टार, वो स्टार ही आए थे या वो पहले आए थे और फिर वो स्टार बने? और फिर पर ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर जो हीरो हीरोइंस के बच्चे हैं, उनमें रिस्पेक्टिव ऑफ टैलेंट हो या ना हो, वो उनको लॉन्च कर दिया जाता है, और उन्हीं की उम्र के उनसे बेहतर दिखने वाले, उनसे बेहतर करने वाले बेचारे कतार में लगे हुए इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। मैं आलिया भट्ट जैसे एक्सेप्शनल्स भी हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी किड ऑफ द बॉलीवुड, बट ये थोड़ा सा इनजस्टिस नहीं लगता? नहीं, मैं टोटल डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से। उसका रीज़न ये है कि अंत में आपको बनानी तो फिल्म ही होती है, अंत में टैलेंट ही लगता है। वो चाहे एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो। माइक थोड़ा सा जी। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अंदर वो टैलेंट हो। बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल सकती है कि आपकी फैमिली इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, बट मुझे लगता है वो चीज़ भी मेरे ख्याल से उन एक्टर्स पे प्रेशर की तरह ही आती है। वो कभी भी ईज़ नहीं होता, वो आसान नहीं होता उनके लिए भी कि मैं उस XYZ स्टार का बेटा हूँ और अब मेरी लाइफ आसान हो गई। मुझे नहीं लगता उनकी लाइफ आसान होती है। वो एक मौका हमें नज़र आ रहा होता है, पर उसके पीछे जो एक स्ट्रगल होती है टू मेक इट टू अ लेवल जहाँ तक
वो स्टार पहुंचा है, वो एक अलग फाइट है उस एक्टर के लिए। नागेश, जो सवाल मैंने आनंद जी से पूछा या कबीर से भी आप सवाल मेरे सुन ही रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप जब किरदार चुनने जाते हैं, वो किरदार आप अपने हिसाब से मन में बनाते हैं, वो स्टार किड में ज़्यादा आपको सूट कर जाता है, वो इजी हो जाता है, या कोई न्यू कमर आता है और आपको लगता है कि हाँ इसको मौका देना चाहिए और आप देते हैं अपने आप, क्योंकि आपने OTT पे भी बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? सी मेरा अप्रोच हमेशा अलग रहा है, इन द सेंस दैट आई हैव नो पेशेंस टू वेट फॉर एक्टर्स. So a lot of my projects get mounted and I say, this person is very good. When I find out that the dates are 1.5 years later, then I immediately substitute that person with someone. So I have, see, everyone does what they believe in. I think that's what Anand also was saying earlier. You have to be comfortable. When he's convinced that he's got the right person for the job, he's going to go ahead with the film. That's the way I've always done it. I go with newcomers because for me, it's a blank slate. I can draw whatever the hell I want on it. And I don't have to wait for people on set. That's my problem. Okay, no big star tantrums. मतलब नागेश को पसंद नहीं है, इसलिए नागेश अपने हिसाब से हीरो चुन लेते हैं, हीरोइन चुन लेते हैं. That's a huge factor in my decision making. I worked with 2 big actors. I worked with Akshay, I worked with John. And both of them have great reputations about being on time, so I actually considered that before working with them. I was like, okay, their reputations are damn good, okay, I'm good to go. अब कबीर, क्योंकि स्टार्स की बात चली है और ये एक सच भी है, अब से कड़वा कह लीजिए, मीठा कह लीजिए, कि उनके बिना चलेगा भी नहीं और वो ज़रूरत भी है एक फ़िल्म की. सबसे बड़ी ज़रूरत स्टार्स ही हैं. जब आप किसी स्टार के पास जाते हैं, बड़े स्टार के पास, आपने बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट अपनी फिल्मों में ली है, और आप उसको पूरा इन्वॉल्व होके नरेशन सुनाते हैं और वो रिजेक्ट कर देता है, तो वो फीलिंग ऑफ डिफीट है और इट इनकरेजेस यू टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट, प्रेरणादायी है कि भैया मुझे जाके कुछ अच्छा करना है, तब मैं इसको कन्विंस कर पाऊंगा. क्या उस समय क्या मन में आता है जब वो रिजेक्ट कर देता है आपके प्रोजेक्ट को? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं और आप उनको कहानी सुनाते हैं और अगर वो बोले कि नहीं हम इस कहानी में नहीं काम करना चाहते, तो ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, एक डिसअपॉइंटमेंट होगा. लेकिन ऐसा कोई सेंस ऑफ रिजेक्शन नहीं होता, बिकॉज देखिए कहानी है, सबको सेम कहानी पसंद नहीं आ सकती. मेरे को अगर पसंद है, अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये कहानी है जो मैं बनाना चाहता हूँ, देन आई विल फाइंड कोलैबोरेटर्स. और ज़रूरी नहीं है कि मेरा फर्स्ट चॉइस जो था एज एन एक्टर, उसको वो एक पर्सपेक्टिव या नज़रिया मेरा समझ में आए. तो अगर उन्होंने बोला कि हमें ये समझ में नहीं आ रही है, तो हाँ डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार इनको नहीं आई समझ में, लेकिन बिल्कुल ही सेंस ऑफ रिजेक्शन नहीं होता है. देन यू मूव ऑन एंड इट्स बेटर, because there's nothing better than, as Nagesh said, it's nothing better than having a willing collaborator. कोई फ़ायदा नहीं है आप सबसे बड़ा स्टार ले लेंगे, वो स्टार वो पिक्चर अगर करना ही नहीं चाहते तो वो they will sleep walk through it. ये बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है. मन में ये भी आता है, जाओ मैं तुम्हें कभी लूंगा ही नहीं अपनी फिल्म में, बिकॉज कबीर खान इज़ अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर, और मुझे लगता है कि हर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस आपके साथ काम करना चाहते होंगे जिस तरीके के हिट्स आप देते हैं. तो क्या कभी ये फीलिंग भी आती है, अब जाओ मैं तुम्हारे दरवाजे पे आऊँगा नहीं? सच सच बताइएगा. नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है. बिकॉज देखिए, मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं, एंड विदाउट एक्सैजरेशन, एक इंसान को नहीं जानता था इस इंडस्ट्री में. लाइक नॉट वन पर्सन. मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था. लोग कहते थे बताना नहीं लोगों को डॉक्यूमेंट्री बता कर. डॉक्यूमेंट्री वाज कंसिडर्ड अ बैड वर्ड कि यार ये बहुत बोर करेगा हमें. सो आई हैव डन द ड्रिल्स. मैं अपनी पहली फिल्म काबुल एक्सप्रेस के लिए मैं हर स्टूडियो के पास गया हूँ, हर एक्टर के पास गया हूँ. बहुत सारे लोगों ने मना किया है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. यू राइट, आप थोड़ा सक्सेस मिल जाता है तो ज़्यादा लोग आपके साथ काम करने आ जाते हैं, लेकिन यू शुड ऑलवेज फाइंड द करेक्ट कोलैबोरेटर फॉर योर स्टोरी. अगर जब वो बैलेंस करेक्ट बैठता है ना, तो वो पिक्चर अलग ही बनती है. आनंद एल राय, अब दौर ये है कि एक्टर्स जो हैं वो स्टोरी रीड नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते. जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं. आप अगर उनको स्टोरी जाके दे दीजिए तो कहते हैं यार पढ़ नहीं सकते, नरेट कर दो, नरेशन दे दो. और वो नरेशन आनंद एल राय के लिए कितना मुश्किल होता है, उस ड्रामेटिक वे में एक एक लाइन को, एक एक डायलॉग को बताना. आप कैसे करते हैं वो?
एक तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मतलब ये जो प्रोसेस आप डिस्क्राइब कर रही हैं थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक है, इतना है नहीं। थोड़ा सा आई थिंक ये हम कि एक स्टीरियोटाइप कर रहे हैं एक्टर्स जी, को। एक एक्टर, जो आपने कबीर से पूछा कि एक एक्टर जब एक कहानी मना करता है, तो हम लोगों का काम है ये एक कहानी सुनाना एक एक्टर को, उसे पसंद आएगी तो वो करेगा। कई बार हम भी तो अपना एक्टर चुनते हैं, कोई एक्टर हमारे साथ काम करना चाह रहा है और हमें उसके साथ नहीं बनानी, तो ये इसमें बुरा मानने की बात दोनों तरफ से मैं नहीं है। बुरा मानने नहीं, मैं कह रही हूँ कितना मुश्किल होता है उस फीलिंग के साथ उस पूरे ड्रामा को उस एक्टर के सामने क्रिएट करना नहीं, और कि वो कन्विंस हो जाए, बिकॉज आप एक छवि बना के गए हैं उस हीरो की कि मुझे यही हीरो चाहिए या यही हीरोइन चाहिए। नहीं, और नहीं, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी काम ही है हमारा, उसको अपने एक्टर के सामने रखना। और विश्वास कीजिए इस वक्त पिछले कुछ सालों से, मैं बोल सकता हूँ पिछले 5 सालों से हमारी इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिसिप्लिन है। हमारे बहुत सारे एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट बखूबी पढ़ते हैं, उन्हें पढ़नी आती है, और वो भी जल्दबाजी में हाँ नहीं करते हैं, और हम भी जल्दबाजी में एक एक्टर के पास नहीं पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक एक डिसिप्लिन आया हुआ है, और वो चाहे एक्टर हो या डायरेक्टर हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसमें। उनका हाँ ना बोलना हमारी बेइज्जती नहीं है, और हमारा उन्हें ना लेना उनकी बेइज्जती नहीं है। सो इट इज़ एक्चुअली अ क्रिएटिव स्पेस जहाँ पे एक्टर भी कंफर्टेबल हो, डायरेक्टर भी कंफर्टेबल हो, पूरी टीम कंफर्टेबल हो। तो जब उन्हें एक चीज़ हमें प्रेजेंट करनी होती है तो पूरे दिल से करते हैं हम लोग, और उसी उम्मीद पे करते हैं कि उन्हें पसंद आए, और अगर नहीं आती है तो उसकी भी वजह होती है जो डिस्कस की जाती है। सो इट्स अ प्रोसेस। हर नरेशन आपको, और यहाँ एक एक्टर के पास आपकी कहानी के बारे में और कुछ बता देती है। ठीक है नागेश, आपका क्या मत है? जिस तरीके से स्टोरी नरेट करना ज़्यादा टफ है, एक्टर को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल है, या फिल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है? ओ, फिल्म बनाना तो बहुत ही आसान है. It's dealing with all the bullshit that it takes up 90% of your time. That any director can attest. I मतलब mean, देखिए आनंद जी, नागेश ने बता दिया कि नरेशन जो है वो मैं नरेशन करता ही नहीं. I am such a bad narrator. As a matter of fact, एक दो बार कोशिश किया मैं, especially when I made Door. We went to a couple of the bigger actresses back in the time because Subhash Ghai was insistent. So I was so horrible. They all said no. And after the film was made, they called me and they said, "This is not what you narrated to us." So, anyways, so what I'm trying to say is exactly what they're saying is, it's not personal, you know. It's just the nature of the business. It's so subjective. Rejection is an everyday reality. And it goes up and down the food chain. It's not that directors face it, stars don't face it. Everyone faces it. If you're not tough enough to deal with it, find another business. Because in this, you need a bloody thick skin, and you constantly have to get up off your knees and keep dusting it. That's the nature of the business. कबीर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको, थिक स्किन। अच्छा कबीर, मैं आप पे आना चाहूँगी। रिव्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं आप लोग। फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई होती है, और एक लड़का आता है स्क्रीन पे, कहता है बॉस दिस फिल्म विल नॉट डू गुड, वोंट परफॉर्म, ये नहीं चलेगी। कैसा लगता है, या क्या उस समय मन में आता है? मन में ये आता है, अरे यार रिलीज़ तो हो जाने दो प्लीज़। देखिए, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एज यू सेड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसका एक रेलेवेंस था वो आई थिंक इट्स बीन लॉस्ट। मैं जब मेरी पहली फिल्म में जिस किस्म का रेलेवेंस, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद माय कमर्शियल सक्सेस और नथिंग, इज जस्ट उस टाइम पे जिस किस्म के रिव्यूज़ आते थे। आजकल क्या है कि मीडिया एक्सप्लोजन की वजह से कम 250 से 300 रिव्यूज़ आते हैं एक फिल्म के। आप कितना पढ़ लोगे? अच्छा, और 250 से 300 में इट रेंजेस, ऑलमोस्ट एवरी फिल्म रेंजेस फ्रॉम 1 to 5। तो हर फिल्म मेकर के पास वो चुनने का एक रहता है कि यार ये 5 वाले मैं रख लेता हूँ, ये 1 स्टार वाले हटा देता हूँ। बट वन खान ब्रदर इज रियली अमेजिंग इन गिविंग रिव्यूज़, और उसको बहुत लोगों ने एकदम इग्नोर कर दिया है। बहुत एक्टर्स ने कह दिया है कि इसका रिव्यू हम सुनेंगे नहीं, इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वन ऑफ द खान क्रिटिक्स।
जो बहुत यूट्यूब पे आते हैं और फिल्मों की सब देखिए एकदम मैं तो सिर्फ अपना कह सकता हूँ, आई एम इन नो वे गोइंग टू ट्राई एंड प्रिटेंड टू बी द स्पोक्सपर्सन फॉर एनीबडी एल्स इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन मैं अपना बोल सकता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। अब कुछ लोग हैं, देखिए क्या है कि एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू से, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स के भी अलग अलग नज़रिए होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, तो जो क्रिटिक्स है ना वो भी अलग अलग है। आई डोंट नो व्हाई वी अप्रोच क्रिटिक्स लाइक इन्होंने जो बोला होगा सच ही होगा, नहीं, उनको एक किस्म की फिल्म अच्छी लगती है, मुझे एक किस्म की फिल्म बनानी अच्छी लगती है, तो उसमें भी सेगमेंटेशन है कि यार इसको तो चोर पुलिस की कहानियां अच्छी लगती है, उन्हीं को 5 स्टार देगा, इनको रोमांटिक स्टोरीज अच्छी लगती है, उन्हीं को लेगा। तो जस्ट लाइक us directors have different storytelling techniques, the critics also have different ways of approaching stories, so I don't take them very seriously. Amongst them there are 4-5 names who over the years I find consistent. मैं उनको पढ़ लेता हूँ, उनको सीरियसली लेता हूँ, उनको फ़ोन करके उनसे बात भी कर लेता हूँ। आनंद एल राय, आप रिव्यूज़ को पढ़ के आप कितना सीरियसली लेते हैं, कितना विचलित होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डायरेक्टर अपना, मुझे पता है कि एक बहुत लंबी चौड़ी मेहनत 1 साल की होती है, तब एक फिल्म आप पर्दे पर ला पाते हैं, और एक आते हैं क्रिटिक और वो ये कहता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। पिछले कुछ साल तक मैं इन रिव्यूज़ को बहुत सीरियसली लेता था, बट फिर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मुझे अपनी ऑडियंस के पास पहुंचना है, और ये जो एक अनसेड रिलेशनशिप है वो मुझे निभाना है। और वो ये जो मेरे अंदर बदलाव आया उसकी एक वजह ये रही कि मुझे लगता है, जैसा कबीर ने बोला कि कम से कम 200-250 रिव्यूज़ आते हैं, आप किसको पढ़ के कौन सी बात अपने दिल से लगा लेंगे, या कौन सी बात की वजह से आप अपनी फिल्म मेकिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। सो वो थोड़ा मुश्किल हो गया। अब मुझे ये लगने लगा है कि इतना ज़्यादा हो गया कि अब इन रिव्यूज़ के भी रिव्यूज़ होने चाहिए कि किस वजह से ये रिव्यू ऐसा किया जा रहा है। तो वो भी एक, मेरे को लग रहा है अगला जो मूवमेंट होगा वो इन रिव्यूज़ का रिव्यू करने के लिए कुछ रिव्यूअर्स लगेंगे हमें, कि ये वजह क्या थी इसके कोई पीछे। ऐसा फेवरेट चैनल या फेवरेट कोई चेहरा जो आपको लगता हो कि नहीं, अगर ये इस तरह का रिव्यू दे रहा है तो ये ऑथेंटिक है, कोई फेवरेट? दोनों से मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा, भाई आप HT पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ABP न्यूज़ के रिव्यूज़ देखते हैं इंडिया TV का रिव्यूज़ देखते हैं, जो आपको लगता हो कि ये ऑथेंटिक है, ये बोल रहा है तो यार कुछ दम है इसमें? क्या है ना, बचपन में ये बात समझ में आ गई थी कि प्यार दिखता नहीं है, महसूस होता है। तो वो जो आपकी कहानी या आपकी फिल्म से जो प्यार मिलता है ना, वो आपको पता चल जाता है। वो किन्हीं पन्नों पे या किसी की ज़बान से सुन के नहीं, वो आपकी ऑडियंस से अगर पता चल गया, आपको अंदर खाने में पता होता है कि आपकी कहानी कहाँ तक पहुँची है और ऑडियंस तक आप पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। और आई थिंक वो एक अननेचुरल एक्सपेक्टेशन भी है कि अगर हम सोचते हैं कि एक इंसान को, जैसे आपने बोला एक कोई क्रिटिक है, उसको सारी हमारी कहानियाँ अच्छी लगेंगी, वो तो मतलब मेरी खुद की माँ को मेरी खुद की सारी कहानियाँ अच्छी नहीं लगती, तो किसी क्रिटिक को क्यों लगेंगे? तो आई थिंक एज आई सेड, यू नो, इट्स अ नीड ऑफ द आवर, क्योंकि इतने सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, सबको एक रिव्यू तो रखना ही पड़ेगा। तो आई थिंक यू कैन गो थ्रू देम, कभी कभी थोड़ा सा एक सेंस मिल जाता है, क्रॉस सेक्शन पढ़ लें तो एक थोड़ा सा किस तरफ ये फिल्म जा रही है, किस तरह से, बिकॉज एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वो भी दे आल्सो पार्ट ऑफ द ऑडियंस, लेकिन इतने ज़्यादा हैं कि उनकी थोड़ी सी अहमियत अब कम हो गई है। मतलब यू कांट रियली पिक एनी एंड से यार this is a very true critique of my film. There's just too many of them. नागेश, रिव्यूज़? Well, हैदराबाद ब्लूज़ के बाद, this was back in 98, मैंने आज तक almost एक रिव्यू नहीं पढ़ा। I don't Brave read of you. of my films, yeah. I don't do that because I don't understand the value of a review for me. Because it's not like the review is going to tell me how to make the right film or a better film or a worse film, or so I have never understood the value of it. And मैं हमेशा अपने, it happens more with family and friends, but I always tell them कि अगर आपको किसी चीज़ या movie, since we make movies, पसंद आए, तो please go to the filmmaker by all means and tell him or her, I love the film. I mean, you make their day. If you didn't like it, shut up. No one wants to hear that, oh, you made a shitty film. No one wants to hear that. No one. We all assume that, you know, we are putting our best foot forward.
unfortunately, I do understand that we are in the space of the public eye and we are open to whatever happens. But it's seriously like walking up to some parent and telling them, oh, that's an ugly child you have. I mean, really, how do you expect the parent to react? So that's precisely the reason why I don't read बहुत अच्छा reviews. उदाहरण दे दिया है। कबीर, मैं आना चाहूँगी कश्मीर फाइल्स पर। और कश्मीर फाइल्स जिस तरह से बिजनेस कर रही है, जिस तरीके की वो फिल्म बनी है, क्या क्या सोचते हैं आप? क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि बॉलीवुड के मौजूदा सिस्टम को ध्वस्त करके वो यहाँ पहुँचे हैं, तो आप लोग ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं और इतनी हिट फिल्म नहीं बना पा रहे हैं? हमें पिक्चर बनाई, हमें कुछ ध्वस्त नहीं करना है। हम पिक्चर बनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और कुछ लोगों को पसंद आती हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं। I don't think any filmmaker is out to prove a point. We are just storytellers wanting to entertain the audiences. Kashmir Files, unfortunately, मैंने देखी नहीं है. So I don't think I'm in a correct position to answer that question. लेकिन हाँ ये है कि किसी भी एजेंडा के साथ तो हम फिल्म बनाते नहीं हैं। हम तो फिल्म तभी बनाते हैं जब कोई स्टोरी हमें बहुत एक्साइट करती है, हम उस स्टोरी से पैशनेटली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हम उसको फिर पूरी एक मेहनत जाती है लिखने में, कास्ट करने में और बनाने में। आई थिंक दैट इज़ बेसिकली व्हाट अ डायरेक्टर डज, व्हाट अ स्टोरी टेलर डज। सो एज आई सेड, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट breaking institutions or proving a point by bringing your film out. But as I said, हर डायरेक्टर का अलग नज़रिया होता है, and each to his own. आनंद एल राय, ये फिल्म जब कश्मीर फाइल्स बनी, इसके प्रमोशन के लिए कई शोज़ ने मना कर दिया, लेकिन जब सत्ता का साथ मिला, या ये कहिए कि बीजेपी ने ये कहा कि ये सच बहुत सालों बाद सामने आया है, ये लोगों को देखना चाहिए, क्या वो हिट फार्मूला साबित हुआ इसके लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए? मैं जेन्युइनली क्योंकि मुझे कभी जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मुझे एक चेहरा चाहिए होता है, और ऑडियंस मेरे लिए कभी भी एक चेहरा नहीं हुआ, तो वो मैं हमेशा उसे महसूस कर पाया हूँ। जैसे मैंने उनको बोला कि उन्हें कोई चीज़ मेरी पसंद आती है, तो वो मुझे ऑब्वियसली एक बॉक्स ऑफिस है जो आपको बता देता है कि इतने लोग गए देखने और इतना पैसा आपने कमाया, पर अदरवाइज ऑल्सो आपकी फिल्म को जो प्यार मिलता है, तो मुझे नहीं लगता ये ऑडियंस किसी के भी कहने पे फिल्म देखती है। कोई साथ है उसके या नहीं है, एक अच्छी फिल्म अगर आपको छू रही है और पहुंच रही है तो ही ऑडियंस देख रही है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा वो किसी एक इंसान के कहने पे या किसी एक सत्ता के कहने पे वो जाके वो फिल्म देखेंगे। उन्हें महसूस हो रही है इसलिए वो देख रहे हैं। फिल्म का चलने की वजह कोई ये नहीं हो सकती कि किसी ने आपको बोला देखने के लिए। बिल्कुल, और कोई भी फिल्म मुझे लगता है हिट तभी होती है जब वो ऑडियंस को, मास ऑडियंस को अपील करती है, वो कहानी, वो तरीका लोगों को पसंद आता है। किसी के कहने से कोई फिल्म नहीं देखता। नागेश, आप मुझसे सहमत हैं? मैं कश्मीर फाइल्स की बात कर रही हूँ, जिस तरीके का ऑडियंस उसको मिल रहा है, और बहुत छोटे बजट में बनी हुई फिल्म करोड़ों कमा रही है। क्या वजह है कि वो एक सच में एक अच्छा सिनेमा बनाया गया है? हाँ, उसको बूस्ट ज़रूर मिल गया क्योंकि सत्ता ने कहा कि हाँ भाई ये सच बहुत दिनों बाद सामने आया और लोगों ने उसको माना और सुना। और क्या वजह है आप देखते हैं? I haven't seen the film, so I really don't have a point of view. But when some film succeeds or fails, I'm presuming that if it succeeds, there's an audience for it. If it fails, there's no audience for it. I mean, my answer is as general as that because I haven't seen it to have an opinion on it. ओके, यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, तीनों ने नहीं देखी है, लेकिन चलिए उस फिल्म को लेकर क्योंकि बहुत विवाद हुआ इसलिए ये सवाल इस मंच से पूछा जाना बहुत ज़रूरी था। अब मैं OTT प्लेटफॉर्म पर आना चाहूँगी। OTT प्लेटफॉर्म्स जो मिले हैं डायरेक्टर्स को, कबीर चाहे आप हों, चाहे आनंद एल राय आप हों, चाहे नागेश आप हों, आपको क्या लगता है कि ये एक न्यू फाउंड फ्रीडम है आपके लिए कि अब आप किसी भी दिशा में, किसी भी भाषा के साथ, किसी भी तरह से फिल्म बना सकते हैं, और इट इज़ अ मोर स्कोप ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर यू? It is a more scope of competition for you or newfound freedom for you, these OTT platforms I'm talking about? नहीं, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर स्टोरी टेलर्स। हमें तो और ऑप्शंस मिल रहे हैं, और प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुछ कहानियां हैं जो जो मैं सोचता हूँ कि हाँ दिस इज़ परफेक्ट फॉर अ बिग थिएट्रिकल रिलीज। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं आई फील नो दिस इज़ ग्रेट फॉर अ सीरीज़, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए, स्टोरी डेवलप करने के लिए। अगर वो हमें चॉइस दिया जा रहा है तो इट्स ग्रेट, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम स्टोरी टेलर्स हैं ना। कंपटीशन भी तो बढ़ गया।
तो competition is will only make you better. I think one can never be afraid of competition. Competition theatrical में कोई कम नहीं है. So I think it's great that many more storytellers are getting an opportunity. एक entry barrier जो feature films हिंदी mainstream cinema का है, उसकी वजह से काफ़ी new storytellers, directors जो हैं उनको हो सकता है कि opportunity नहीं मिलती है क्योंकि budget ज़्यादा है या जो भी. OTTs की वजह से आई थिंक नए आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हमें, एंड दैट इज़ वेरी गुड एंड इट्स ग्रेट फॉर द ऑडियंस, इट्स ग्रेट फॉर द इंडस्ट्री. ठीक है, आनंद एल राय, आप ट्रेडिशनल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, शानदार पिक्चर्स आप बनाते हैं, क्रॉस कल्चर भी दिखाते हैं आप. OTT के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना या एक सीरीज़ बनाना कितना मुश्किल लगता है आपको, या आपको लगता है नहीं ये मैं कर लूँगा और मैं बढ़िया करूँगा, फीचर फिल्म से ज़्यादा बढ़िया मैं ये बना लूँगा? नहीं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि OTT के आने से हमारे लिए प्लेग्राउंड थोड़ा बड़ा हो गया है और हम और कहानियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जहाँ तक कंपटीशन की बात है, वो कंपटीशन मुझे लग रहा है इनफैक्ट फिल्म मेकर्स को हेल्प ही कर रहा है टू गो बेटर. ये कंपटीशन आप देखिएगा आने वाले 5 साल में आपको इस इंडस्ट्री से बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स, मेकर्स, राइटर्स निकलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन ज़रूरी था हम लोगों के लिए. ये और जितनी कहानियाँ हम सुनाएंगे उतना ही मुझे लग रहा है हमारा OTT के आने से हम लोग थोड़ा सा और ग्लोबल जाएंगे. ओके, वो चीज़ होगी. बाकी डेफिनेटली हमें OTT को डिलीवर करना, ये कोएग्जिस्ट करेगा और हमें सीखना है. आप जब मैं टेलीविज़न करता था, उसका एक अलग फॉर्मेट होता था, एक अलग तरह की स्टोरी टेलिंग होती थी जो मैंने बहुत इन्जॉय की. पर जब मैं फिल्म्स में आया, मुझे 4 साल 5 साल लग गए इस चीज़ को समझने में. वो मेरा एक अपना सबैटिकल था ये समझने के लिए कि इसकी एक अलग स्टोरी टेलिंग है, ये अलग फॉर्मेट है, इसकी एक अलग ऑडियंस है. अब ये डिजिटल है जो इन दोनों से बहुत अलग है. और अब आप देखिए धीरे धीरे आने वाले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि हमारे डिजिटल शोज़ भी बेहतर होते जा रहे हैं और आने वाले 2-3 साल में और बेहतर देखेंगे. ठीक है. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द बॉक्स ऑफिस फिगर फॉर अ डायरेक्टर? यू नो, उसकी क्रिएटिविटी पूरी दांव पर होती है और बॉक्स ऑफिस फिगर्स कितनी धड़कनों को ऊपर नीचे करता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है एक डायरेक्टर के लिए. देखिए इम्पोर्टेंट पैसा प्रोड्यूसर का लगा हुआ है. नहीं इम्पॉर्टेंट तो है, ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट से बॉक्स ऑफिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट बॉक्स ऑफिस कैन नॉट बी द ओनली वे टू जज अ फिल्म, दैट्स ऑल. बट ये नहीं कह सकते कि बॉक्स ऑफिस नहीं कोई मायने नहीं रखता. हम लोग सूफी नहीं है कि कुछ भी मतलब बनाए. देयर इज अ component of business in a film, and box office definitely important, but box office alone cannot be the parameter to judge a film by. That's the only point that I would like Nagesh, for you? I have mostly made smaller films, so the box office is important, but I clearly don't play in the league that these two directors do. So I play on the fringes. I'm very happy with my small stories, and some numbers come up. I'm like, okay, and then you move on to the next one. So आनंद जी, आप? नहीं, अब 100% बॉक्स ऑफिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप एक सर्टन साइज़ की फिल्म बना रहे हैं और एक प्रोड्यूसर का एक अमाउंट लग रहा है तो आपको रिटर्न. और जैसा कबीर ने बोला, बॉक्स ऑफिस हम डिनाई नहीं कर सकते, पर हमारे लिए वो रिप्रेजेंटेशन भी तो उसी चीज़ का है कि आपकी फिल्म पसंद की गई या नहीं की गई. तो वो ये एक वो पैमाना भी है, ये एक पैमाना है. अब वो अनफॉर्चुनेट है कि वो पैसे से आपको समझ में आ रहा है कि आपसे कितना प्यार किया जा रहा है, पर है ये फैक्ट कि बॉक्स ऑफिस की मोहब्बत होना ज़रूरी है. हाँ, समय कम है तो बस एक अंतिम सवाल और मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि डायरेक्टर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं. क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ और क्रिएटिव एडजस्टमेंट, जब एक स्टूडियो पैसा लगाता है, उसकी एक डेडलाइन होती है, स्टार के अपने टैंट्रम्स होते हैं, आपको डिलीवर करना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, ऐसे में वो क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़, क्रिएटिव एडजस्टमेंट, वो कितना दुखदाई होता है एक डायरेक्टर के लिए. कबीर, दिस इज फॉर यू. Creative compromise I really don't agree with, because जैसे मैंने बोला एक practical लॉजिस्टिकल प्रोसेस होता है फिल्मों में. उसकी वजह से जैसे आपने कभी कभी कहा कि कुछ कम करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, कंट्रोल में लाना पड़ता है.
हर चीज़ का एक लिमिट होता है, टाइम का लिमिट होता है, पैसों का लिमिट होता है, तो उसमें आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, बट वो एडजस्टमेंट्स आपके लार्जर विजन में होते हैं. सो ऐसा कभी सिचुएशन नहीं हो कि जैसे आप जो कॉम्प्रोमाइज़ बोल रही हैं कि आपको करना ये तो बिल्कुल उल्टा करने को बोल दिया, वैसा तो कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ है. लेकिन हाँ, जो थोड़े से एडजस्टमेंट्स होते हैं, थोड़ी सी जिसको एडिटिंग आप कहते हैं, एडिटिंग सिर्फ एडिटेबल पे नहीं होती है, एडिटिंग स्क्रिप्ट के लेवल पे भी होती है, शूटिंग के टाइम पे भी आप एडिट कर देते हैं. वो करना पड़ता है ऑफ कोर्स, बिकॉज हर चीज़ एज आई सेड इज नॉट लिमिटलेस. मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सवाल क्योंकि हम लोग भी क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, न्यूज़ बिजनेस से आते हैं. कई बार ये कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने होते हैं अपने प्रोग्राम बनाने में, अपनी भावना को स्क्रीन तक पहुँचाने में. आपके लिए ये कितना मुश्किल होता है और कितना पेनफुल होता है? हाँ, जैसा कबीर ने बोला कि वर्ड रिप्लेस कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की जगह एडजस्टमेंट बोल देते हैं. हाँ, मैंने दोनों शब्द इसीलिए हाँ, इस्तेमाल किए वो कि कॉम्प्रोमाइज़ ना थोड़ा creative डरावना सा compromise और लगने लगता creative है. adjustment. ये लगभग वैसा ही है जैसे एक घर में मियाँ बीवी को अपने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है. वो अच्छा, ये compromise मियाँ नहीं. बीवी वाला एडजस्टमेंट है डायरेक्टर का अपनी फिल्म के साथ, जी. अपने एक्टर्स के साथ. ओके, फिर वो अच्छा एडजस्टमेंट है, करते रहिए. नागेश, व्हाट अबाउट यू? Oh, all of filmmaking is a compromise. There's absolutely no doubt about that. But like both Anand and Kabir are saying, it's stuff that happens continuously. You have this vision of that actor. You don't get that actor, you find another actor, and suddenly he's the best. So did you compromise or did you just make an adjustment like he said? And in this process, you're continuously making adjustments, so you don't say that, oh my God, I just compromised and ruined the whole film. But, you know, it's just a process of finding a way. वो पति पत्नी वाली लड़ाई. बस, बिल्कुल. Okay, okay. Continuous अब ये arguments. लाल मार्क होने लगा है, मैं बिल्कुल क्लोजिंग उसकी तरफ हूँ. बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड. इस पे आप मेरे व्यूज चाहती मैं हैं? आपके व्यूज़ चाहती हूँ. ये ट्विटर पे, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक मुहिम चली थी, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड. उस पर कबीर खान क्या सोचते हैं? हैशटैग डू नॉट बॉयकॉट बॉलीवुड. ओके. नहीं, मैं कुछ लोगों की वजह से ये हैशटैग बहुत कम लोगों का है मेरे हिसाब से. प्यार करने वाले दिल बहुत ज़्यादा हैं इससे. नागेश. I'm not on any kind of social media. I deleted whatever existing accounts there were about a year and a half ago. And I'm a free man breathing free air. मैं वही कहने वाली थी कि सबसे ज़्यादा खुश कोई है तो वो नागेश है. रिव्यूज़ नहीं पढ़ते, किसी क्रिटिक को सुनते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, किसी एक्टर को नरेट नहीं करते स्टोरी. इज़ द हैप्पीएस्ट सोल. And in 2006 December, I disconnected my cable TV. So I haven't watched any news since 2006. न्यूज़ भी नहीं देखते. ये लीजिए, हम इतने ज़ोर से आपको न्यूज़ सुनाते हैं, आप न्यूज़ भी नहीं देखते. अब आप देखना शुरू करें इस सेशन के बाद. तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका भी, और यहाँ पर मौजूद, मंच पर मौजूद इन तीनों डायरेक्टर्स का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हर सवाल का सामना किया और अपने व्यूज़, अपने विचारों को बहुत बेबाकी के साथ सामने रखा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. ये है आइडियाज ऑफ इंडिया.